बोली प्रॉब्लम। अब इसका अवकलन कर लो। बोलो 1/y डिवाइड बाई, अब यहाँ लो log x डी बाई साइन x प्लस साइन x डी बाई डी एक्स log x। आ रहा या और थोड़े आ रहा है। अब यहाँ बोलो प्लस, अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। बोलो log साइन x डी बाई cos x डी बाई डी एक्स log साइन x। ठीक है। अब बोलो log x cos x प्लस साइन x 1/x। यहाँ बोलो log साइन x माइनस साइन x प्लस cos x 1/sin x इंटू cos x। अरे ये हो गया log x, तो ये हो गया 1/x। अब फिर साइन का करोगे तो cos। ठीक है। अब तुम्हारा ये हो गया log x cos x प्लस साइन x अपॉन x माइनस साइन x log साइन x। ठीक है। और इधर प्लस cos x काट x, cos बटे साइन तो काट हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग डिवाइड बाई dx कर लें, तो x के पावर साइन x cos x हो गया। और ये बोला x log x cos x प्लस साइन x माइनस x साइन x log x x cos x इंटू काट x और टोटल के बटा x। यहाँ लघुत्तम लिए है ना x। आया कि नहीं।
सर्दी बुखार है, चला लीजिए चला लीजिए। इस समय ऐसा सीजन चल रहा है, तो एकदम आवाजें नहीं आ पा रही थी। हमारे घर सब बीमार है। हिम्मत करके आ जाए। हाँ, दसवां है बेटा, एक्स की पावर एक्स का सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चला लीजिए चला। दूसरा वाला चलिए। एक्स की पावर एक्स का सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, अब हल किया जाए। तो पहले मान लीजिए कि माना फलन y बराबर इतना के, समझे। अब इसके दो पार्ट कर लीजिए। ऐसे एक ही बार चलो किया जा सकता है, लेकिन लंबा हो जाएगा, तो दो पार्ट में कर। मान लीजिए कि यह u है, यह v है, यह y है, समझे। माना u बराबर एक्स का सी एक्स, v बराबर, अब ठीक है। तो अब बोलिए अवकलन करिए, dy बाई dx du बाई dx dv बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ रहा है समझ में। तो अब हमको इन लोगों का करना पड़ेगा। तो चूंकि u बराबर एक्स का सी एक्स, तो लाग ले लीजिए, लाग u बराबर लाग एक्स के पावर का सी एक्स। तो ये हो जाएगा, अब अवकलन कर लें, डी बाई डी एक्स लाग यू, बोलिए लाग एक्स प्लस का सी एक्स। आ रहा है। अब बोलिए 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। इसको खोलिए, आ रहा है। यहाँ खोलिए, का सी एक्स 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस सी एक्स लाग एक्स
साइन एक्स cos x अपॉन तो डी यू बाई डी एक्स यू के पावर cos x -1 ये बटा है। तो घातों के आधार समान हो, भागफल की क्रिया तो घात घटा देते हैं, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा cos x माइनस x log x sin x। आगे तो ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब ये चाहिए। इसी प्रकार बोलिए भी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस लाग ले लीजिए, लाग भी बराबर लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाग एक्स स्क्वायर माइनस। सही है, आ रहा है समझ में। अब ले लीजिए डी बाई डी एक्स लाग डी बाई डी एक्स लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स लाग एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये हो जाएगा 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 0। आ रही है। अब इधर चलिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x माइनस 0। अब बोलिए 2x कॉमन ले लें तो अब ये बच जाएगा 1 बाई अब खोल दीजिए -1 एक्स स्क्वायर -1 बटे x पावर 4 -1। आ रही है, कट गया। अब ये हो गया -4x बाई x पावर 4 माइनस। अब dv बाई dx निकालना, dv बाई v एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1 और ये हो गया -4x। इसको भी लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1। तो इससे ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। आ रहा है। अब ये और ये दोनों मालूम हो गए। अब उठा के एक में रख दे तो कम हो जाएगा, तो इसलिए डी बाई डी एक्स के पावर cos x -1 इन ब्रैकेट cos x माइनस x log x sin x और फिर -4x बटे एक्स स्क्वायर -1 का अब कोई दिक्कत।
फिजिक्स गुड मॉर्निंग। आई 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 गुड मॉर्निंग। चलिए कहाँ तक हुआ है बताना है। तो आपने पढ़ा था कि कुछ चालक ऐसे हैं जो अपने अंदर से धारा को जाने देते हैं। सुनाई दे रहा है सबको? कुछ ऐसे हैं जो धारा को नहीं जाने देते और कुछ ऐसे भी हैं जो धारा को रुक रुक कर जाने देते हैं। तो जो रुक कर जाने दे रहा है आपने उसे कहा वो अर्धचालक, और जो कंटिन्यू जाने दे रहा है वो चालक है, और जो एकदम नहीं जाने दे रहा है वो अचालक है। सही है? तो बेटा ये बात तो हम लोग कल पढ़ लिए थे पिछले दिन। अब हम लोग इसके आगे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन पदार्थ चालक हैं, कौन अचालक हैं और कौन अर्धचालक है। तो मैंने पीरियोडिक टेबल से आपको समझाया था कि 14वां समूह के पहले यानी 1 से लेकर 13 सब चालक हैं। 14 के बाद 15, 16, 17 तो ये सब अचालक है, और जो 14वां है वो अर्धचालक है, जिसमें 2 ही लोग अर्धचालक हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सही है? कोई डाउट? अब दूसरी बात हमने आपसे एक और कही थी कि अगर कोई धारा को नहीं जाने दे रहा है तो इसका मतलब कि धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसका नाम है प्रतिरोध। इसका मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा है। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो धारा को नहीं जाने देगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा वो धारा को जाने देगा। प्रतिरोध करेगा क्या? तो मैंने पिछले दिन आपको समझाया था, याद है कि दिमाग से गया? हमने कहा कि प्रतिरोध जब अपने अंदर से धारा को जाने में रुकावट डालता है तो वह इलेक्ट्रॉन को रोकता है, और इलेक्ट्रॉन को रोकने से उसके अपनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा होती है। अतः जितनी ही ज्यादा वो रोकेगा उसके ऊर्जा में उतनी की ही वृद्धि होगी। तो चूंकि ऊर्जा ही ऊष्मा है, अतः जितनी ऊर्जा वृद्धि होती है वह ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए प्रतिरोधी तार गर्म हो जाता है और चमकने लगता है, जैसा मैंने पिछले दिन समझाया। अगर वह कम संख्या में इलेक्ट्रॉन जाने दे रहा है तो वह कुचालक है, याद है? अधिक संख्या में जाने दे रहा है तो उसे सुचालक कहते हैं।
और अगर वो एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं रोकता तो वह अति चालक है, यानी सुपर कंडक्टर। ये मैं आज नहीं बता रहा हूँ, पिछले दिन ही बता चुका, बस खाली मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हम आपको बता चुके। दूसरी, जितने भी आपके चालक हैं वो सब मैंने कहा था ठोस है, केवल दो लोगों को छोड़, याद होगा, मरकरी और सीजियम, है ना, फ्रांसियम। दूसरी चीज मैंने कही थी कि जितने भी अचालक हैं वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो अब हमारा यहाँ से अध्ययन यहाँ से शुरू होगा कि द्रव में कैसे चालन होता है, गैस में कैसे होता है और ठोस में कैसे होता है। और ये जो आप पढ़ेंगे इसका उपयोग दो जगह है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री के वॉल्यूम फर्स्ट में एक चैप्टर आएगा थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें आपको ये दोबारा आएगा। तो यहाँ पढ़ाया रहा होगा तो वहां छोड़ दिया जाएगा, कर दिया जाएगा ये आप पढ़ लिए। समझ आई आपको? तो हेडिंग दीजिए, द्रव में विद्युत का चालन। थोड़ा जो है मैं खड़ा होकर नहीं पढ़ा पाऊंगा, चक्कर आ जा रहा है, बुखार बना हो, आँख देख रहे हैं चढ़ रही है, तो बैठ के ही पढ़ा। ठीक है, तो देखिए द्रव में विद्युत का चालन। अब देखिए कोई भी द्रव यदि शुद्ध अवस्था में है, कोई भी द्रव यदि शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है, अभी बोल रहा हूँ अभी तो, कोई भी द्रव यदि शुद्ध अवस्था में है, सुनाई दिया? नहीं सुना ना? शुद्ध अवस्था में है तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। विद्युत का प्रवाह अर्थात वे स्वाभाविक रूप से अचालक होते हैं, यानी कि इंसुलेटर। हो गया बेटा? अब इस लाइन को एक बार फिर से दिमाग में रखो, क्योंकि ये लाइन सरल लाइन नहीं है। इसमें ये तुमको शर्त लिखी गई है कि कोई भी द्रव यदि शुद्ध अवस्था में है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी वे सब के सब विद्युत के अचालक होते हैं। समझ रहे हो? यानी कि नेचुरली सारे द्रव विद्युत के अचालक है। क्लियर हो रहा है? लेकिन मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी तो आपका चालक है ना, तो वो इसमें नहीं आएगा, यानी मरकरी और फ्रांसियम को छोड़। अंडरस्टूड? अब सवाल उठता है कि आप कहोगे कि सर पानी में तो करंट आता है, आप ऐसा मुझसे कह सकते हो। तो
आपको यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि पानी जो बारिश का होता है वो एकदम शुद्ध होता है और उसमें करंट नहीं होता, और ये जो पानी है जो तालाब का है, कुआं का है, यानी वो जमीन पर गिर जाता है तब वह सुचालक हो जाता है। कारण क्योंकि उसमें अम्ल, क्षार, लवण की अशुद्धि मिल जाती है। तो जब किसी द्रव में हम अम्ल का या क्षार का या लवण का अशुद्धि मिला देंगे तब वह सुचालक हो जाएगा। जैसे आप देख लो, आपके बैटरी में, बैटरी के अंदर पानी है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाई गई, तो आप चार्ज करते हो तो बैटरी में करंट आती है ना, तभी तो आपको देती है। आप अपने मोबाइल का ले लें या किसी भी बैटरी का ले लें, तो हर बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, यानी विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य तो तुम लोग 10 में सुने होंगे, 11 में भी सुने होंगे। जिसको नहीं आता है वो अभी फर्स्ट पेपर, फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ाऊंगा, डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होता है जिसे जल में डालते ही वह अपने आयनों में टूटने लगता है। समझ गए? तो उस पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो नहीं टूटता उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो टूट रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर उसे किसी भी जल में घोलोगे तो वो आयन में टूट जाएगा, और आयन में टूटने का मतलब है करंट चालू हो गया। अंडरस्टूड? तो ये बात को इसलिए मैंने कहा कि लाइन सरल नहीं है, इसको समझो फिर से। कोई भी द्रव अगर शुद्ध अवस्था में है, बस केवल मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि वो चालक है, तो हर द्रव विद्युत का अचालक होता है, यानी इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर हम उसमें अम्ल मिला दें या क्षार मिला दें या लवण मिला दें, तब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, यानी कि उसे अचालक से चालक बनाया जा सकता है। यानी अचालक से चालक कैसे बनेगा? अम्ल मिलाने से या क्षार मिलाने से या लवण। तो ये पानी जब वर्षा हो रही थी, तो अगर हम छत पे बाल्टी रख दें तो वो पानी स्टोर कर ले, तो वो शुद्ध पानी है, उसमें करंट नहीं बहेगा। इसका एक प्रमाण और है, आप देख रहे हो सड़क पे नंगे तार से करंट जा रही है, अब पानी ऊपर से गिर रहा है, आप नीचे से गुजरो, आपको करंट नहीं मारेगा। आसमान में बिजली चमकती है, क्या आपको करंट मार देती है? इसलिए क्योंकि वह शुद्ध है, इसलिए वह अचालक है। लेकिन अगर यही पानी जमीन पे गिर गया तो जमीन पर जो उपस्थित लवण है वो उसमें क्या हो गए? मिल गए। अब ये सुचालक हो गया, यानी कि अब इस पानी में करंट उतरेगा तो मार देगा, कुआं के पानी में करंट उतरेगा तो, तालाब के पानी में उतरेगा तो। अब समझ में आ गया वाई क्यों मार देगा? क्योंकि अब वो चालक हो गया। कैसे चालक हो गया? हाँ, क्योंकि वो जमीन पर गिरने के बाद जमीन पर उपस्थित लवणों का उसमें मिश्रण बन गया, यानी वो घुल गया, और घुल करके आयनाइज हो गया, यानी आयन में टूट गया, इसलिए अब वह चालक हो गया। अब समझ आ गई? तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। अब एग्जामिनर पूछेगा बेटा द्रव चालक है कि अचालक है, तो आपका जवाब होगा कि सर कोई भी द्रव मरकरी को छोड़कर अगर शुद्ध अवस्था में है तो वह विद्युत का अचालक है। लेकिन हम उसे अचालक से चालक बना सकते हैं यदि हम उसमें किसी अम्ल का या क्षार का या लवण का अशुद्धि मिला दें, तो मिलाते ही वह अचालक से चालक हो जाता है, अर्थात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू। समझ आ गई? लिख ली। ये लिखे कि अचालक होता है। अब आगे लिखिए,
यदि किसी भी द्रव को किसी भी अचालक से चालक बनाना हो अचालक से, तो उसमें हम किसी अम्ल की या क्षार की अथवा लवण की अथवा लवण की अशुद्ध मिला देते हैं। अशुद्धि मिला देते हैं, तो ऐसा करने से वह अचालक से चालक बन जाता है। अचालक से चालक है। जब हम अम्ल, क्षार अथवा लवण अथवा लवण मिलाते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, तो वह अपने आयनों में टूटता है। एक धनायन बनाता है और एक ऋण आयन। हो गया। धन आवेशित आयन की दिशा ऋणोद की ओर, ऋणोद की ओर, ऋणोद कैथोड बोलते हैं, ऋणोद की ओर तथा ऋण आयन यानी ऋण आवेशित आयन की दिशा धनोद की ओर, धनोद की ओर हो जाती। हो जाती है। इस प्रकार इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इस प्रकार इसमें विद्युत धारा का प्रवाह धन एवं ऋण दोनों आवेश के रूप में होता है। धन एवं ऋण दोनों आवेश के रूप में। ओके, अब ये हमने आपको कॉन्सेप्ट लिखा दिया है। अब इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन होगा सुन लीजिए। आपसे पूछेगा कि
द्रव अचालक है या चालक है? तो आपका जवाब होगा कि सर अगर वो शुद्ध अवस्था में है तो अचालक है। फिर एग्जामिनर ने पूछ दिया कि क्या हम उसे चालक बना सकते हैं? तो आप कहोगे यस। तो पूछेगा कैसे? तो आपका ये, अगर हम किसी द्रव में अम्ल, क्षार या लवण मिला दें तब वह चालक हो जाता है। तब पूछेगा कि मिला देने से वह चालक कैसे हो जाता है? तो आप बताओगे सर मिला देते हैं तो वह आयनों में टूटने लगता है, धन आयन और ऋण आयन, और धन आयन की दिशा ऋणोद की ओर और ऋण आयन की दिशा। तो चूंकि यह आयन आवेशित है और आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसलिए आवेश बढ़ते ही इसमें धारा बहना शुरू हो जाए। तो अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें धारा किस रूप में बहती है? तो आपको बोलना होगा कि सर धन एवं ऋण दोनों आवेश के रूप में होती है। उसकी दिशा किधर होती है? तो कहेंगे धन की दिशा ऋणोद की ओर और ऋण की दिशा। तो ये इस पर इतने क्वेश्चन आ गए, समझ आ गया ये प्रॉब्लम? क्लियर है? तो इस तरह इसमें धारा का प्रवाह दोनों आवेश के रूप में है। इसीलिए अब आप अपनी बैटरी को देखिए, आपके पास घर में इन्वर्टर है या टार्च का सेल है, तो आप देखोगे कि उसमें धारा यूज करना है तो उसके प्लस और माइनस दोनों से कनेक्ट करोगे वायर, तब करंट आएगी। और इस एसी में तो देखे होंगे कि इसमें अगर खाली फेस ले लो और कहीं से अर्थिंग दे दो तो ये जल जाएगा, देखा ही होगा। लेकिन ऐसा तुमको डीसी स्रोत में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डीसी स्रोत है। बैटरी से आने वाली करंट, सेल से आने वाली करंट, ये सब डीसी स्रोत है। यानी इसमें प्लस और माइनस दोनों चाहिए। अगर उसका प्लस ले लोगे और माइनस को जमीन से जोड़ दोगे तो सारा चार्ज चला जाएगा जमीन में और बैटरी तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। आया? इसी तरह तुम देखे होगे ट्रैक्टर में डायनामो लगा होगा, तो देखना डायनामो की बॉडी से एक वायर निकला होगा, एक डायनामो में से निकला होगा। यानी बॉडी है माइनस और वो जो वायर निकल रहा है वो प्लस, और वो दोनों जब ले जाओगे बल्ब में तब चलेगा। ऐसे ही तुमने टार्च के सेल में भी देख लिया, और तुम्हारे घर इन्वर्टर ऑलरेडी है या बैटरी है तो देखे होगे प्लस माइनस दोनों लगाओगे तब करेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, चलो दिखाता हूं। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो तुम्हारी बैटरी की बॉडी है, इसमें एक ये धनोद लगा हुआ है, एक ऋणोद, और इसमें ये देखो शुद्ध पानी है, और इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड घोल दिया। तुम्हारे घर जो इन्वर्टर है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड घोली जाती है। अब जब ये घोल दिए तो ये तुरंत अपने आयनों में टूटने लगी। देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसे उत्क्रमणीय अवक्रिया कहते हैं। अब ये टूट गई हाइड्रोजन आयन में और सल्फेट आयन। आया? अब देखो ये धन आयन है, यानी ये तुम्हारा कैटायन है, धन आयन, और ये इनायन है यानी ऋण आयन। अब ये जाएगा ऋणोद पर यानी कैथोड पर, ये जाएगा एनोड पर। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो कैसे है। अब ये देखो टूट गया हाइड्रोजन आयन
और ये सल्फेट आयन, ये ऋण आयन है आके यहाँ जमा होगा और ये धन आयन है। तो देखो अब ये धन आयन जा रहा है ऋणोत्तर से और ये ऋण आयन आ रहा है, तो दोनों रूप में करंट बह रही है। यही चीज लिखवाया, समझ आ गई? अब रिएक्शन में दिखा। ओके बेटा, अब बोली कोई दिक्कत? अब आगे हेडिंग दीजिए, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। अब देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है। देखिए नाम को समझिए, विद्युत अपघटन यानी जब आप करंट डालोगे तब वो टूटेगा। अभी जो समझाया था इसमें करंट नहीं था, पानी में घोले थे और पानी में घोलने पर जब उसमें अम्ल या क्षार या लवण मिला दिए तो वह अपने से आयन में टूट रहा है। तो इस पदार्थ को कहा था हमने विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स। और अब जो शब्द लिखाया है वो विद्युत अपघटन है, यानी कि विद्युत अपघटन का कार्यक्रम वोल्टामीटर में कराया जाता है। अब ये जो चित्र देख रहे हो ये वोल्टामीटर है। इसमें देखो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक धनोद और एक। अब जब हम धनोद और ऋणोद को करंट से जोड़ेंगे और करंट डालेंगे तब उसके अंदर का जो पदार्थ होगा वह अपने आयन में टूटेगा। अभी जो पढ़ा रहे थे वो करंट डालने से नहीं टूटा था, पानी में घोलने से टूटा था। तो जब किसी भी पदार्थ को जल में घोलने पर वो अपने आयनों में टूटने लगता है तो उस पदार्थ को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, यानी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ आई? और अगर करंट प्रवाहित करने से टूटता है तो इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अब समझ में आ गया? लिखो, किसी वोल्टामीटर में किसी वोल्टामीटर में किसी पदार्थ का जलीय विलयन बनाकर जलीय विलयन उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तब वह अपने आयनों में टूटने लगता है।
हुआ अपने आयनों में टूटने लगता है, और ये तब तक टूटता है, समझ में आ रही है बात, यह तब तक टूटता है जब तक हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते रहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करते रहते हैं। अगर विद्युत का प्रवाह बंद कर दें यदि विद्युत का प्रवाह बंद कर दें तो यह आयनों में टूटना भी बंद कर देता है। टूटना, इसी घटना को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसी घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। हो गया? अब आइए इसी चीज को समझ लीजिए। देखिए, ये चांदी का वोल्टामीटर है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक धनोद, दूसरा ऋण। ऋणोद को हम कैथोड बोलते हैं। अब हम इसमें पहले जल ले लेते हैं और फिर जिस पदार्थ को हमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी है यानी विद्युत अपघटन करानी है उसका जलीय विलयन बना देते हैं। जैसे हमने इसका नाम बताया था रजत वोल्टामीटर है, तो रजत वोल्टामीटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें रजत का विलयन है। रजत माने चांदी, सिल्वर नाइट्रेट। आया? अब इसमें देखिए चांदी का ये विलयन है, सिल्वर नाइट्रेट जलीय विलयन है। अब इसमें हमने इसको डाल दिया। अब डाल करके अब इसको जोड़ दिया विद्युत मेन से। अब इसका संकेत अभी उस दिन समझाए थे, ये सेल है। अब हम इसको यहाँ प्लस से जोड़ दिए इसको। अब बोलो करंट जाएगी, करंट जाने पर ये सिल्वर नाइट्रेट बोलो अब अपने आयन में टूटना शुरू करेगा, सिल्वर आयन में और नाइट्रेट आयन। तो बोलो इसके अंदर क्या क्या चीज आ रही है, सिल्वर आयन और ये कब तक टूटेगा, जब तक आप करंट डालते रहोगे। करंट डालना तो ये टूटना भी। अब ये चांदी धन आयन है, अब बोलो कहाँ जाएगी, ऋणोद पर। अब यहाँ जाके देखो चांदी जमा होने लगी, देख रहे हो। और बोलो नाइट्रेट कहाँ जाएगा, वो अभी यहाँ जाके जमा होने लगा। अब समझ आ गया? अब ये कार्य होने लगा। इसी घटना को हमने कहा क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस।
और यह घटना जिस पात्र में होगी उसे वोल्टामीटर कहेंगे। और वोल्टामीटर में कौन सा सॉल्यूशन है उस नाम से उसको नामांकित करेंगे। जैसे सिल्वर का है तो रजत वोल्टामीटर, अगर इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो यह ताम्र वोल्टामीटर हो जाएगा। समझ में आया? वोल्टामीटर होगा उसमें धातु का लगा होगा। जैसे यहाँ देखो किसका है, तो ये जो रेडोद है किस धातु का बना होगा। अगर ये ताम्र है तो ये किसका बना होगा। अब ये बात दिमाग में रख लेना, जिसका वोल्टामीटर होगा उसी की उसमें ऋणोद होगी। समझ गए? और ऋणोद हमेशा धातु की बनाई जाती है। ये सब बात दिमाग में रख लो। क्लियर हो गया? अब देखो करंट यहां से हम डाल रहे हैं, अब ये टूटता जा रहा है, सिल्वर और नाइट्रेट इलेक्ट्रोडों पे जमा होते चले जा रहे हैं। और ये ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आप इसमें करंट डालते रहोगे। और करंट डालना बंद कर दोगे तो ये टूटना बंद हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है विद्युत अपघटन। अपघटन माने टूटना, विद्युत माने विद्युत से, करंट से। अब समझ आ गई? रजत वोल्टामीटर रहेगा तब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन रहेगा। ताम्र रहेगा तो कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट को जानते होगे तुम लोग, कक्षा 9 में पढ़े होगे, इसे तूतिया कहते। हो गया भाई? अब आप लोग देखिए रजत वोल्टामीटर के बारे में। देखिए रजत वोल्टामीटर बोले, किसी भी वोल्टामीटर में उसका बॉडी बेलनाकार या आयताकार
बेलनाकार या आयताकार किसी भी पदार्थ का बना हुआ लिया जाता है। फिर इसमें दो भिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। भिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। लिखा बेटा, इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। परेशानी इसमें एक इलेक्ट्रोड धन प्रवृत्ति का होता है, धन प्रकृति का होता है। जिसे धनोद कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋण प्रकृति का होता है। जिसे ऋणोद कहते हैं। अगर यह रजत वोल्टामीटर है तो उसमें ऋणोद उसी धातु का बनाया जाता है। उसी धातु का, जैसे रजत वोल्टामीटर है तो सिल्वर का, हो गया। रजत वोल्टामीटर है तो, ताम्र वोल्टामीटर है तो तांबे का। अब ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिए। बोलिए, हो गया बात। यानी रजत वोल्टामीटर है तो चांदी का, और अगर ताम्र वोल्टामीटर है तो मतलब मेन बात क्या है कि जिस नाम से वो वोल्टामीटर जाना जाएगा उसकी ऋणोद उसी धातु की बनाई जाएगी। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अर्थात करके लिख लो, जैसे कुछ लोग न समझ रहे हो तो लिख लें। अर्थात जिस नाम का वोल्टामीटर होगा उसका ऋणोद उसका उसी धातु का उसी धातु का
बना रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। अब ये याद रहेगा आपको तो दिक्कत नहीं आएगी, और ये सब छोड़ देंगे तब दिक्कत होगी। पैराचिज, यदि रजत वोल्टामीटर है तो सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन इस वोल्टामीटर में रखकर इलेक्ट्रोडों को विद्युत मेंस से जोड़ देते हैं। विद्युत मेंस से अब जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं तब यह सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में टूटता है। सिल्वर आयन ऋणोत्तर पर जाके एकत्रित होने लगता है और नाइट्रेट आयन धनोद पर जाके जमा होता है। और ऐसा तब तक चलता है ऐसा तब तक जब तक हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते रहते हैं। विद्युत धारा, अगर धारा का प्रवाह बंद कर दें यदि धारा का प्रवाह, तो इनका आयनों में टूटना भी बंद हो जाता है। हो गया बेटा। इसी घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत, अब बोलिए कहाँ दिक्कत है, एकदम समझ आ गया। अगर मैं ताम्र वोल्टामीटर कहूं तो भी समझ जाएंगे। वहां सोल्यूशन कापर सल्फेट हो जाएगा और ऋणोत्तर पर कापर आके जमा होगा।
रजत वोल्टा मीटर है तो उसपे चांदी आके जमा हो जाए, और ये केवल तभी तक होगा की जाए। अब जैसे आप लोग कभी अपने घर वाली बैटरी देखे हो, देखे हैं? आपके घर अगर इन्वर्टर हो चाहे बैटरी हो तो कभी देखा आप लोगों ने? का उसका ढक्कन खोल दीजिए, अब खोल के देखिएगा तो उसकी जो ऋणोद होगी और जो धनोद होगी दोनों देखिएगा एकदम सफेद होगा। अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। और ये मैं पढ़ाऊंगा अभी वॉल्यूम फर्स्ट में, अभी बताए थे ना जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये सब आपको सेल वहां पढ़ाना है मेरे, वो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो क्यों हो गया? अब उसका कारण अभी थोड़ी देर पहले वाला एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड डाले थे तो वो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूटा था, तो सल्फेट आयन जब जा करके उसके ऋणोध पर जमा हुआ, सल्फेट आयन है तो धन पे जमा होगा, तो उसका धनोद लेड ऑक्साइड का बनता है। अब वो लेड ऑक्साइड की जो छड़ है और सल्फेट से क्रिया करके लेड सल्फेट बना लिया और वही सफेद रंग का वो अवच्छेद दे रहा है। समझ गए? तो इसी तरह वो कब तक रहेगा? जब तक आप बैटरी चार्ज करते रहोगे। यानी आप देखोगे इन्वर्टर लगा हुआ, लाइन ऑन है, वो चार्ज होती रहती है ना, और चार्ज होती रहेगी। और जब आप देखोगे कि लाइन कट गई तो अब यही रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। अब उसके जितने भी इलेक्ट्रोड पर आयन जमा है अब वो आयन बहना शुरू कर दे, तो बोलो अब आपको करंट मिलने लगती है? नहीं मिलती। कहते इन्वर्टर ऑन कर दो तो लाइन मिलता है ना। तो यही घटना का नाम है विद्युत अपघटन। आप समझ गए? इस घटना को सबसे पहले फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। ये वही फैराडे है जो आपने कैपेसिटर में पढ़ा था कि धारिता की इकाई फैराड होती है। तो फैराड नाम के साइंटिस्ट ने देखा। अतः फैराड ने विद्युत अपघटन से संबंधित कुल 2 नियम बनाए जिन्हें हम फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम कहते हैं। आई बात समझ में? यहां तक पूछ लीजिए अगर किसी को अभी भी कोई डाउट्स है तो हेडिंग बनती है विद्युत अपघटन संबंधी नियम। चले बेटा, फैराडे ने विद्युत अपघटन की घटना को देखकर जो निष्कर्ष निकाले जो निष्कर्ष निकाले, हो गया? जो निष्कर्ष निकाले उस आधार पर उन्होंने कुल 2 नियम प्रतिपादित किया। कुल 2 नियम प्रतिपादित किया। हो गया? पहला, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, हो गया? और दूसरा विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम।